चलिए शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और अगले आधे घंटे आपको रूबरू करवाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। पहली बड़ी खबर है नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो भी पीएम बनने का सपना देखता है वो बर्बाद हो जाता है। गांधीनगर में एक कार्यक्रम में एक लड़की के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बातें कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखता। उनका कहना था कि कुछ बनने का ख्वाब देखने की तुलना में कुछ करने का सपना ज्यादा मजेदार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी साल 2017 तक गुजरात की सेवा करनी है। पीएम बनने का सपना देखने वालों के बर्बाद हो जाने के मोदी के बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा कि मोदी के बहाने अब बीजेपी बर्बाद होने वाली है। सपना वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन उनकी पार्टी से पूछो, वो तो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनवाने का। तो मोदी की ही बात ले लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो बर्बाद हो ही जाएगी। मोदी के बयान से एनसीपी इत्तेफाक दिख रही है और एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने कहा है कि इसमें सच्चाई है कि पीएम बनने का सपना देखने वालों का सपना कभी पूरा नहीं होता। जितने लोगों ने सपना देखा भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री बनने का, वो नहीं बन पाए। जिन्होंने निश्चय कर लिया कि प्रधानमंत्री ही बनना है वो बने। सपनों से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, निश्चय से प्रधानमंत्री बना। आसाराम के सेवादार शिवा ने पलटी मार ली है। नाबालिग से यौन शोषण केस में सह आरोपी बनाए गए शिवा ने इस बात से इनकार किया है कि आसाराम से जुड़ी कोई सीडी बनाई गई है। शिवा ने पुलिस पर मारपीट कर जबरदस्ती दस्तखत करवाने का आरोप भी लगाया है। पहले खबर आई थी कि शिवा ने पुलिस को एक सीडी के बारे में बताया है जिसमें आसाराम के एकांतवास की तस्वीरें हैं। जोधपुर पुलिस इस बाबत सीडी की बरामदगी के लिए शिवा को लेकर अहमदाबाद भी जाने वाली थी, लेकिन शिवा ने अब पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवा अब खुलकर आसाराम के बचाव में आ गया है और कांग्रेस पार्टी पर साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। शिवा का कहना है कि कांग्रेस के इशारे पर आसाराम को फंसाया गया है। शिवा ने यह भी कहा कि आसाराम पर नाबालिग के यौन शोषण का आरोप झूठा है। उधर जेल में घर का खाने की मांग को लेकर आसाराम की तरफ से जोधपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई जाने वाली है और आसाराम जेल में अपना बिस्तर, घर का भोजन, दवाई और गंगाजल चाहते हैं। इसके लिए जोधपुर हाईकोर्ट में आसाराम के वकील अपील करने वाले हैं। इससे पहले गुरुवार को जोधपुर कोर्ट ने आसाराम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। यानी आसाराम को 15 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। अपराध गैर जमानती होने के चलते कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया। अब आसाराम के वकील हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। जमानत नहीं मिलने पर जोधपुर सेंट्रल जेल में ही आसाराम की तीसरी रात कटी। हालांकि वो बेहद चिड़चिड़े और बेचैन दिखे। रात 12 बजे तक वो जागते रहे और इतने हैरान परेशान थे कि सुबह 4 बजे ही जग गए। खबर आई है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आसाराम ने पुलिस वालों को कई तरह के प्रलोभन दिए हैं। 31 अगस्त को गिरफ्तारी से ठीक पहले जोधपुर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को उन्होंने कहा था कि छोड़ दोगे तो सर्किल अफसर बनवा दूंगा। आसाराम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम जतन किए थे। खबर है कि गिरफ्तारी करने के लिए इंदौर आश्रम पहुंचे जोधपुर पुलिस के अफसरों को आसाराम ने कहा था कि सरकारी वेतन से घर नहीं चल सकता। अगर मुझे छोड़ दोगे तो आश्रम का पूर्व प्रमुख बना दूंगा। सरकार आम लोगों को पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की नसीहत देती है, लेकिन उसके मंत्री और बाबू अंधाधुंध पेट्रोल खर्च कर रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक दिल्ली में केंद्र सरकार के नौकरशाह साल में 2,56,000 लीटर पेट्रोल खर्च कर देते हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के महीने के पेट्रोल खर्च की बात करें तो 77 केंद्रीय मंत्री एक महीने में 200 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से करीब 46,200 लीटर पेट्रोल खर्च कर डालते हैं। इस तरह 74 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मंत्रियों और अधिकारियों का कुल पेट्रोल खर्च हर महीने 230 करोड़ रुपए हो जाता है, यानी कि 2,707 करोड़ रुपए सालाना। बीजेपी सांसद नजमा हेपतुल्ला ने भी पेट्रोल की इस शाहखर्ची पर सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। पीएससी ने कहा कि सरकार को दूसरों की नसीहत देने के बजाय पहले अपने मंत्रियों और बाबुओं के खर्च पर लगाम लगानी चाहिए। मंत्रियों और बाबुओं के इस शाहखर्ची पर जेडीयू सांसद साबिर अली ने कहा कि पेट्रोल खर्च पर निगरानी की जरूरत है। राज्यसभा में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी अमित शाह के खिलाफ जेल में बंद आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा की ओर से लगाए गए आरोपों का मुद्दा उठाने की अनुमति न मिलने से गुस्साए सीपीएम और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया।
इससे पहले वंजारा के मुद्दे पर ही सीपीएम, सपा और जेडीयू के सदस्यों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। ये लोग वंजारा का मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन उप सभापति पीजे कुरियन ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस पर सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारे लगाने लगे। इससे सदन की कार्यवाही स्थगित तक करनी पड़ी। आज सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाला मामले में अहम सुनवाई होनी है। साथ ही सीबीआई की स्वतंत्रता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। स्वतंत्रता को लेकर सरकार और सीबीआई दोनों आमने सामने है। जहां सीबीआई और शक्तियों की मांग कर रही है, वहीं सरकार सीबीआई को एक सीमित दायरे में रखने के पक्ष में है। कोलगेट मामले में प्रधानमंत्री की संभावना बढ़ गई है। सीबीआई निदेशक रणजीत सिन्हा ने इस मामले में उनसे पूछताछ से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम रिपोर्ट में होंगे, जरूरत पड़ने पर सबसे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले खबर आई थी कि कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ को लेकर सीबीआई के अंदर खाने बवाल मचा हुआ है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के एक एसपी ने पीएम से पूछताछ की जरूरत बताई, जिसे सीबीआई डायरेक्टर ने खारिज कर दिया था। बुधवार को जमीन अधिग्रहण बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। हालांकि इस बिल में 4 संशोधन भी किए गए हैं। इसके बाद इसे फिर से लोकसभा में पास करने के लिए भेजा जाएगा। हालांकि ये बिल पहले से ही लोकसभा से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नया भूमि अधिग्रहण बिल ब्रिटिश हुकूमत के समय से चले आ रहे 119 साल पुराने भूमि अधिग्रहण कानून की जगह लेगा। नए बिल में ग्रामीण इलाकों में जमीन के लिए बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी इलाकों में 2 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा बिल के बाद भूमि अधिग्रहण बिल को संसद की मंजूरी मिलने से कांग्रेस खुश है। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया। बीजेपी ने भूमि अधिग्रहण बिल का संसद में पूरा समर्थन किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी चाहती है कि किसानों को उनका पूरा हक मिले। आतंकी यासीन भटकल ने खुलासा किया है कि पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में हिमायत बेग का कोई लेना देना नहीं है। हिमायत को फांसी की सजा सुनाई गई है। एनआईए की गिरफ्त में आए यासीन ने पूछताछ में खुलासा किया कि पुणे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड रियाज और इकबाल भटकल था। एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को 1 महीने की अंतिम जमानत मिली है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कांडा ने विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए जमानत मांगी थी। इस पर कोर्ट ने 5 लाख की निजी मुचलके पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। महिला जर्नलिस्ट से गैंगरेप करने वाले 5वें आरोपी सलीम अंसारी को आज किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। अंसारी की पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। इस आरोपी को दिल्ली से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हिट एंड रन केस में मुंबई के सेशंस कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। सलमान खान के खिलाफ केस चलाने के लिए वकील आभा सिंह ने अर्जी लगाई है। वहीं सलमान खान के वकील ने इस मुद्दे पर मीडिया कवरेज को लेकर आपत्ति जाहिर की। इस पर अब 24 सितंबर को सुनवाई हुई। टीवी सीरियल बालिका वधू की आनंदी यानी प्रत्यूषा बनर्जी ने अपने बॉयफ्रेंड मकरंद मल्होत्रा पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। प्रत्यूषा ने मुंबई के ओशिवारा थाने में केस दर्ज कराया है। वहीं प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड ने आरोपों को गलत बताया। फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर को जान से मारने की धमकी मिली है। बोनी कपूर को इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को इस धमकी के पीछे रवि पुजारी गैंग पर शक है। प्रधानमंत्री की पूर्व मीडिया सलाहकार दीपक संधू को राष्ट्रपति ने मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। 1971 बैच की भारतीय सूचना सेवा की रिटायर्ड अफसर संधू पहले सूचना आयुक्त के तौर पर काम कर रही थी। जेट एयरवेज ने अपनी प्रतिद्वंदी स्पाइस जेट की तर्ज पर यात्री किरायों में 25% की भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट के असर को कम करने और विमान ईंधन के दाम में बढ़ोतरी के मद्देनजर कंपनी ने एक कदम उठाया। बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू आखिरकार अपने संसदीय क्षेत्र अमृतसर लौट आए हैं। अमृतसर की जनता की अनदेखी पर सिद्धू ने कहा कि वो बिजनेस करते हैं ताकि लोगों की सेवा कर सकें। सिद्धू ने कहा कि अगर अरुण जेटली राजनीति के साथ वकालत कर सकते हैं तो वो टीवी क्यों छोड़ें। चुनाव से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 15 साल के कामकाज पर एक किताब रिलीज की है। इस किताब में दिल्ली को देश का सबसे बेहतर राज्य बताया गया है। इस मौके पर शीला के अलावा दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल और प्रभारी शकील अहमद भी मौजूद रहे। दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया मैनेजमेंट टीम की खास बैठक बुधवार को हुई। इस मीटिंग में दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया के अलावा अजय सिंह भी शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहाने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला है। मुरैना में शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को अध्यक्ष बनाया, लेकिन अब पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है।
दिल्ली में एसोचैम ने हरियाणा का लॉज और कल सेमिनार में दावा किया कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। बुधवार को हुए इस प्रोग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी समेत कई लोग शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद को जादूगर कहा है। गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा कि विपक्ष उनकी योजनाओं के लिए पैसे के बारे में पूछताछ करता रहता है, लेकिन बीजेपी को क्या मालूम कि वो जादूगर है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक आमंत्रण कार्ड से अजीत जोगी का नाम गायब है। इस कार्ड में मोतीलाल वोरा, बीके हरिप्रसाद, शरण दास महंत और रविन्द्र चौबे के नाम तो हैं, लेकिन जोगी कहीं नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में पहली बार एनएसयूआई को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के चंदन राणा छात्र संघ के अध्यक्ष बने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज रांची में रैली करने वाले हैं। रैली में हिस्सा लेने के लिए वो बुधवार को ही रांची पहुंच चुके हैं। इस रैली के बहाने समाजवादी पार्टी झारखंड में अपनी जमीन तलाशने में जुटी है। छत्तीसगढ़ में इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का मामला शांत होता हुआ नहीं दिख रहा। कांग्रेस के 12 नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की है। सीडी में मुख्यमंत्री के अलावा 4 मंत्रियों को घूस देने का दावा किया गया है। जम्मू में मानसिक रूप से कमजोर 6 लड़कियों से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मेडिकल जांच में लड़कियों से रेप की पुष्टि भी हो गई है। गैंगरेप का आरोप रोटरी इनर व्हील होम के मैनेजर और एक स्टाफ पर लगा है और दोनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। पांडव नगर में रहने वाली एक नर्स ने थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के पलवल में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप हुआ है। 10वीं में पढ़ने वाली ये लड़की स्कूल जा रही थी। इसी बीच कच्चे के बल पर 5 लड़कों ने उसे उठा लिया और कार में बिठाकर फरीदाबाद ले गए, जहां उसके साथ दरिंदगी की गई। हरियाणा के पानीपत में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गांव के ही 4 लड़के घर में सोती अकेली लड़की को उठा ले गए और दरिंदगी को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ में एक लड़की ने अपने पिता और भाई पर रेप का आरोप लगाया है। लड़की ने अपने बाप और भाई की इस करतूत का खुलासा मुख्यमंत्री जनता दरबार में किया। लड़की की शिकायत के बाद आरोपी पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने 3 छात्रों को टक्कर मार दी है। तीनों बच्चे स्कूटी पर बैठकर किताब खरीदने जा रहे थे। टक्कर के बाद बस डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में बस ड्राइवर भी जख्मी हुआ। असम के नगांव जिले में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। इनमें से 8 की हालत गंभीर है। यूपी के कासगंज में गला काटकर 2 पुजारियों की हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात आवास विकास कॉलोनी में हुई। हत्या की एक खबर मुख्यमंत्री के गृह जिले इटावा से भी आई है। यहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कार के भीतर एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मुंहबोली बहन के घर आए इस शख्स पर शराब के नशे में रात को घर के बाहर खड़ी गाड़ी में ही सो गया था। सुबह इसी गाड़ी में उसकी लाश मिली। आगरा के शमशाद बाग में पेट्रोल पंप पर पैसे को लेकर हुए विवाद में यहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने एक ग्राहक को गोली मार दी। फायरिंग में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। उधर पुलिस ने इस मामले में पेट्रोल पंप के 4 स्टाफ को हिरासत में ले लिया। बिहार के हाजीपुर में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। हरकेश्वर सिंह नाम के इस ग्रामीण के घर पर नक्सलियों ने 4 महीने पहले ही पर्चा चिपकवाया था और जिला छोड़कर जाने के लिए कहा था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां आवापल्ली इलाके में पुलिस ने नक्सलियों को एक कैंप को ध्वस्त कर दिया। पुलिस की फायरिंग से डरकर नक्सली भाग खड़े हुए। हरियाणा के भिवानी में पुलिस वालों की दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहां मुंडाल पुलिस चौकी इलाके में पुलिस वालों ने झूठे मामले में फंसाकर एक अधेड़ की पिटाई कर दी। यूपी के मेरठ में बाइक की मामूली टक्कर के बाद एक पुलिस वाले ने लड़के की जमकर पिटाई कर दी, जबकि गलती पुलिस वाले की ही थी। बिना इंडिकेटर दिए उसने अपनी मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड में मोड़ दी। पीछे से आ रहे लड़के की बाइक पुलिस वाले की बाइक से टकरा गई। यूपी के रायबरेली में पुलिस के रवैये से परेशान ग्रामीण सड़क पर उतर आए। गांव वालों का आरोप था कि 40 साल पुराने एक घर पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। गांव वालों के साथ स्थानीय विधायक अखिलेश सिंह भी सड़क पर उतरे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के एक महिला नेता के घर पर फायरिंग की गई। बुधवार रात करीब 10 बजे 2 बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने पुष्पा शर्मा के घर पर फायरिंग की। गोली घर के दरवाजे पर लगी। फरीदाबाद में पानी भरने को लेकर विवाद में दबंगों ने एक महिला के साथ मारपीट की। मामला थाने पहुंचा तो दबाव में पुलिस ने समझौता कराने की कोशिश की। इसी बात से नाराज महिला ने फिनाइल पीकर खुदकुशी की कोशिश की।
कानपुर के एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक छात्र का शव पंखे से लटका हुआ मिला है। घर वालों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर किन हालात में इस छात्र की मौत हुई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में झाड़ियों से एक दिन की नवजात बच्ची मिली है। सेक्टर 31 के बाईपास रोड के पास किसी ने इस बच्ची को झाड़ी में फेंक दिया था। बीकानेर के दिल्ली से सटे फरीदाबाद में झाड़ियों से एक दिन की नवजात बच्ची मिली है। सेक्टर 31 के बाईपास रोड के पास किसी ने इस बच्ची को झाड़ी में फेंक दिया था। बीकानेर के पीएमबी हॉस्पिटल में भर्ती 12 महिलाओं की तबीयत खराब होने के बाद हड़कंप मच गया है। परिजनों का आरोप है कि इन महिलाओं को मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना के तहत मिलने वाले इंजेक्शन लगाया गया है। नागपुर से मिड डे मील योजना के अनाज की चोरी की खबर सामने आई है। यहां के एक स्कूल से 19 बोरी चावल चोरी हो गए थे। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में एक स्कूल में मिड डे मील से मरा हुआ बिच्छू निकलने से हड़कंप मच गया। जहरीला खाना खाने से 35 बच्चे बीमार हो गए। एमपी के इंदौर में यूनाइटेड इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े एक मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम ने 15 ठिकानों पर छापे मारे। बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से पॉलिसी लेकर क्लेम हासिल करने में 136 पॉलिसी जांच के दायरे में है। शराब व्यवसायी से 10 करोड़ रंगदारी मांगने वाले और निलंबित किए गए सारण के डीआईजी आलोक कुमार को बिहार सरकार ने जम्मू कश्मीर काडर में वापस भेज दिया है। बिहार में उनके खिलाफ करप्शन को लेकर के जांच जारी है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। राज्य के 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जहां करीब 60 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। उत्तराखंड त्रासदी में 140 लापता लोगों की लिस्ट लेकर उत्तराखंड पुलिस की एक टीम ने दिल्ली एनसीआर में उनके परिवारों से संपर्क किया। इससे पीड़ित परिवारों को राहत राशि पहुंचाई जा सके। इसी बीच केदार घाटी में 64 लापता लोगों के शव और मिले हैं। मुंबई में हुए सिंधु रक्षक पनडुब्बी हादसे में मारे गए कानपुर के असिस्टेंट लेफ्टिनेंट आलोक शाह का शव सरकार अभी तक नहीं खोज पाई है। आलोक के परिवार वालों ने कहा है कि सरकार का कोई नुमाइंदा उन्हें सांत्वना देने तक नहीं पहुंचा। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी कहर बरपा रही है। नदी के तेज बहाव की वजह से रेवली बांध में कटान शुरू हो गई है। अब तक बांध का 20 मीटर हिस्सा पानी में डूब चुका है। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए पवन हंस हेलीकॉप्टर को निकाला गया। इसे वायुसेना की MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। केदारनाथ त्रासदी के बाद राहत अभियान के दौरान पवन हंस हेलीकॉप्टर हर्षल के पास 28 जून को क्रैश हो गया था। उत्तराखंड के चमोली के कई इलाकों में भू धसान से दहशत है। यहां का चमोली गांव तो खंडहर में तब्दील हो गया है। 118 परिवारों के इस गांव के लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ठेमा गांव में जॉन हथेली पर रखकर बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। स्कूल आते जाते इन बच्चों को 7-7 नदियों को पार करना होता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में लोग जान हथेली पर रखकर दिन गुजारने को मजबूर हैं। यहां लगातार बारिश और बाढ़ से चिकलाना गांव का संपर्क कई जगहों से कट गया है। जरूरी सामान के लिए लोगों को खतरनाक नदी से रस्सी और नाव के सहारे जाना पड़ा है। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बिहार के कैमूर में डीएम ने एक नई शुरुआत की है। डीएम साहब इन दिनों अपनी सरकारी कार छोड़कर पैदल ही ऑफिस जा रहे हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर लखनऊ के सेंट जोसेफ कॉलेज ने एक नई और अनोखी पहल की है। कॉलेज प्रबंधन ने 12वीं की छात्रा कोमल को एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाने का फैसला किया है। मुंबई से सटे ठाणे के एक पॉश इलाके में तेंदुए के घुसने से सनसनी फैल गई। वॉचमैन ने सीसीटीवी में जैसे ही तेंदुए को देखा, उसने अपने सहयोगियों को अलर्ट कर दिया। जबलपुर में एक जादूगर ने चेहरे पर काला नकाब बांधकर सड़क पर बाइक चलाने का हैरत अंगेज स्टंट किया। सड़क पर जादूगर की रफ्तार देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। खबर खेल जगत से आज यूएस ओपन के मेंस डबल्स के लिए लिएंडर पेस और स्टेपनिक की जोड़ी अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलने मैदान पर उतरेगी। सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदार जेंग के साथ यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सानिया मिर्जा और जेंग की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सू और पेंग की जोड़ी को 6-4, 7-6 से दूर चटाई। दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। नडाल ने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में हमवतन टॉमी को सीधे सेटों में 6-0, 6-2, 6-2 से हराया। दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका भी यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अजारेंका ने डेनियल हंतुचोवा को 6-2, 6-3 से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दुनिया के चौथे नंबर के टेनिस खिलाड़ी स्पेन के डेविड फेडरर यूएस ओपन से बाहर हो गए हैं। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में फेडरर को फ्रांस के रिचर्ड ने 6-3, 6-1, 4-6, 2-6, 6-3 से मात दी।
बीसीसीआई ने क्रिकेटर्स को रिटायर होने के बाद दी जाने वाली वन टाइम पेंशन के लिए 5 और खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की है। इसमें सिराज बाहुतुले, संजय बांगड़, अमोल मजूमदार, एस श्रीराम और वसीम जाफर के नाम शामिल हैं। बीसीसीआई के अंतरिम प्रमुख जगमोहन डालमिया ने कहा कि क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के सीईओ हारून रोकेट अगर माफी मांगते हैं तो अच्छा रहेगा। दरअसल बीसीसीआई और हारून लोकात के बीच में मतभेदों की वजह से भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा खटाई में पड़ा हुआ है। भारत का ओलंपिक में लौटने का इंतजार और बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अपनी शर्त पर कायम है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ ने आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने में छूट देने की मांग की थी, लेकिन आईओसी ने इससे इनकार कर दिया। दुनिया की सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट ने साल 2016 के लिए रियो ओलंपिक के बाद संन्यास लेने का फैसला किया है। हालांकि रिटायरमेंट से पहले उनका इरादा रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने और साथ ही 200 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है।